हेलो एवरीवन, टीम एकेडमी प्लस की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप में से कोई टीचर होगा, कोई स्टूडेंट होगा, एंड वी नो दैट एक टीचर स्टूडेंट के बिना टीचर नहीं होता. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू सो बीइंग ए पार्ट ऑफ एकेडमी प्लस टीम एज वेल एज बीइंग अ वंडरफुल स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ अस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज टॉपिक. इट्स बोर एटॉमिक मॉडल. सो देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि रुदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, थॉमसन मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं. आइसो सीरीज़ की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप आइसो सीरीज़ को कैसे डिडक्ट कर सकते हैं. लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको क्या बताया था कि आप कैसे पता लगाओगे कि कोई आपका कंपाउंड है वो आइसोटोन है या फिर वो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या आइसो बार है या आइसोटोप है. तो मैंने आपको उसकी एक ट्रिक बताई थी. अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं. सो द लास्ट मॉडल इज वी नो दैट रुदरफोर्ड मॉडल हैव सम लिमिटेशंस. व्हाट आर द लिमिटेशंस? ही फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. उन्होंने क्या कहा था रुदरफोर्ड ने कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पायरल करता जाएगा और अपनी एनर्जी को लूज़ करके एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो रेडिएट होके कहाँ गिर जाएगा, वापस न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा. उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जो कि पॉसिबल नहीं है. भाई अगर इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस में ही चला जाएगा तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो एटम की जो स्टेबिलिटी है उस पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. सो बेसिकली बोर्स वॉज द फर्स्ट वन अचीव द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. एंड इन्होंने जो एटम की स्टेबिलिटी बताई थी वो किसके बेसिस पे बताई थी? ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल लॉ एंड क्वांटम मैकेनिक्स बोथ. सो बोर जो थे ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन द मॉडल. एंड बोर का जो फर्स्ट पॉस्टुलेट था, हिज फर्स्ट पॉस्टुलेट वो क्या था? उनका ये मानना था कि जो एटम है इट कंटेन 2 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर पार्ट्स. ठीक है, मतलब कि कोई न्यूक्लियर है तो उसके कितने पार्ट्स एटम कंटेन कर रहा है? 2 पार्ट, जिसमें से न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. दैट मीन्स उनका कहने का मतलब क्या था कि जो आपका न्यूक्लियस है वो कुछ इस तरीके से है. उन्होंने जो मॉडल बताया था वो कुछ इस तरीके से बताया था कि भाई ये जो है, ये जो आपका पार्ट है ये क्या है? न्यूक्लियस. और आउटसाइड दिस पार्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द nucleus like this in a definite orbit. Like this. So this is the Bohr assumption. और उनका बताने का क्या था? उन्होंने ये बताया कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ये कैसे हैं? क्लोज्ड सर्कुलर शेल्स हैं. कैसे शेल्स हैं? क्लोज्ड सर्कुलर शेल्स हैं. अब उन्होंने क्या बताया कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ना, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं ये कैसी ऑर्बिट्स हैं? स्टेशनरी. मतलब कि दीज ऑर्बिट कांट मूव. ये ऑर्बिट्स मूव नहीं करती हैं, ये क्या रहती हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट हैं. तो इनका जो सेकेंड पॉस्टुलेट था वो क्या था? स्टेशनरी ऑर्बिट्स. तो सेकेंड पॉस्टुलेट जो था उनका किस पे बेस था? स्टेशनरी ऑर्बिट. एंड व्हाट इज इट? दीज स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी. भाई ऑब्वियसली ये सोचने वाली बात है, मैं अगर कॉन्टिन्यूसली ऐसे खड़ी रहूं दैट मीन्स मेरी ना मैं बोलूँ ना मैं कुछ करूँ, मेरी एनर्जी क्या है? इट इज़ स्टेबल एट अ पॉइंट. ठीक है, आई नो दैट कि एनर्जी अगर आप कुछ नहीं भी करते ना, अगर आप खड़े रहते हो तो भी लूज़ होती है. बट इनका ये मानना था कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है ये अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है और इनकी जो एनर्जी है वो कैसी है? फिक्स्ड है. और ये जो आपके ऑर्बिट्स हैं जो अराउंड द न्यूक्लियस है, जिनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोल रहे हैं, ये नंबर्स में कितने हैं? दे आर इनफाइनाइट इन नंबर. इनफाइनाइट इन नंबर्स. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इनफाइनाइट कैसे हुए. देखो, मैं अगर किसी एटम के बारे में बात करूँ, कोई ऐसा एटम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वी नो दैट कि भाई उसमें एक ही ऑर्बिट होने के चांसेस ज़्यादा है. लेकिन अगर
हमें पता है कि भाई एलिमेंट्स की तो डिस्कवरी होती रहती है, तो ये तो पॉसिबल है ना कि भाई एलिमेंट्स का जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. सो देयर इज़ नॉट अ लिमिटेशन. मतलब कि लेट करो अभी हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं. ओके गॉट इट. बट उसमें क्या है, उसमें लेट करो आपके KLMNOP तक शेल्स आए. लेकिन इन नियर फ्यूचर अगर कोई हमारे पास कोई एटॉमिक नंबर या कोई ऐसा एटॉमिक नंबर निकल गया भाई कि लेट करो उसका एटॉमिक नंबर 800 निकल गया या 700 निकल गया, वट एवर भी इट्स एटॉमिक मास, सॉरी इट्स एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर वट एवर इट इज़, तो उसमें अब क्या होने वाला है, उसमें जो शेल्स होंगे वो भी तो इंक्रीज होंगे ना. इसका मतलब कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, शेल भी इंक्रीज हो रहे हैं. शेल के लिमिट होने की कोई टेंडेंसी नहीं है. मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि भाई अगर मैंने बोला कि मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उसका एक्स शेल रहेगा, और मैंने बोला कि अगर उसके 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका भी एक्स शेल रहेगा. नहीं भाई, उसका शेल अब चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो टेंडेंसी क्या है शेल में इलेक्ट्रॉन्स के आने की, वो भी इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग हियर कि जैसे जैसे शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे शेल भी इंक्रीज होगा. तो इसलिए क्या बोला गया है कि जो शेल्स हैं वो कैसे हैं नंबर में, इनफाइनाइट नंबर्स में हैं. नाउ अब उन्होंने क्या बोला, देखो उन्होंने ये बोला कि ये जैसे अगर मैं इसको K शेल ले लूँ, इसको L ले लूँ, M एंड N, अगर मैं इसको K, L, M और N से डिनोट करती हूँ तो इनको मैं क्या बोलूँगी, शेल. लेकिन अगर मैं इसको N इज इक्वल्स टू 1, N इज इक्वल्स टू 2, N इज इक्वल्स टू 3 एंड N इज इक्वल्स टू 4, लेकिन अगर मैं इसमें N इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4 की वैल्यूज़ में डिनोट करती हूँ तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स. बस इतना सा डिफरेंस है. इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन अगर मैं इसको अल्फ़ाबेटिकल टर्म में लूँगी तो ये शेल्स हो जाएंगे, और अगर मैं न्यूमेरिकल टर्म में लूँगी तो ये क्या हो जाएंगे, ऑर्बिट्स हो जाएंगे, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. अब देखो, अब उन्होंने क्या बताया कि अब देखो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स है मैंने बोला, तो ऐसा तो है नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स पे रिवॉल्व करेंगे. ये सिर्फ उन्हीं शेल्स पे रिवॉल्व करेंगे, उन्हीं शेल्स के अराउंड घूम सकते हैं जिसमें जो उसका एंगुलर मोमेंटम हो वो क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका, NH/2π का. ये सिर्फ उन्हीं शेल्स को अपनी वैल्यू क्या करते हैं, अलाउ करते हैं जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π. और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन. उसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन. इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, इसमें है, इसमें, ये सिर्फ उन ऑर्बिट्स में है जिसमें n की वैल्यू एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा NH/2π का, वेयर एंगुलर मोमेंटम MVR इज योर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH/2π. MVR इज angular momentum, where m is the mass of electron, v is the velocity and r is the radius, where h is the Planck constant and the value of Planck constant is 6.62 into 10 की power minus 26. h is equals to your Planck constant. So this is all about your Bohr model, and the value of h is equals to 6.62 into 10 की power minus 34 joule second. So this is the value of your Planck's constant. Now the last postulates of Bohr atomic model, उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन तब तक एनर्जी को रेडिएट और एब्जॉर्ब नहीं करेगा जब तक कि उसका एक्साइटेशन या फिर डी एक्साइटेशन नहीं होगा. मतलब कि इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी उसके ऑर्बिट पे कैसी रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है. जैसे कि लेट करो n इक्वल्स टू 1 लेवल है, ठीक है, तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे है ना ही ये एनर्जी को लूज़ करेगा ना ही ये एनर्जी को गेन करेगा. ये एनर्जी को गेन और लूज़ कब करेगा, अगर मैंने इसको एक्साइट कराया एक n इक्वल्स टू 2 लेवल पे, तो अब एनर्जी क्या करने वाला है, ये गेन. एक्साइटेशन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी गेन करता है. मतलब कि जैसे ये है, अगर मैं ये n इक्वल्स टू
1 लेवल है, n इक्वल्स टू 2। अब यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको n इज इक्वल्स टू 4 लेवल पे लेके जा रही हूँ, तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना एक लेवल पे एक्साइट करने के लिए। तो इसमें क्या करता है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब उसको किसी लोअर लेवल से अपर लेवल पे एक्साइटेशन करनी हो, और एनर्जी रेडिएट कब करेगा, जब उसको किसी हाई लेवल से किसी लो लेवल पे आना हो, किसी अपर लेवल से किसी लोअर लेवल पे आएगा तो क्या होगा, डी एक्साइटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बोर एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि बोर ने क्या किया था, रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल जो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था, बोर मॉडल ने उसकी स्टेबिलिटी बताई। कैसे बताई कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस है वो कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स हैं वो कैसे हैं, एक स्फीयर में, मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह पे क्या हो रखा है, वो आपके मतलब कि पर्टिकुलर जगह पे वो एक ही जगह पे वो क्या हो रखे हैं, आपके स्टेबल हो रखे हैं। मतलब कि प्रोटॉन आपके ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं, वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड हो रखे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उन स्टेशनरी ऑर्बिट पे अपना रेवोल्यूट एंड रिवोल्यूशन दोनों कर रहे हैं। रिवोल्यूशन भी करता है और रेवोल्यूशन भी करता है, रिवोल्यूट भी करता है एंड रिवॉल्व भी करता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन कुछ ऐसे होती है, लेट मी शो यू। जैसे कंसिडर दिस एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे रिवॉल्व भी करेगा और ऐसे ऐसे ऑर्बिट पे रेवोल्यूट भी करेगा। सो दिस इज दी वे इलेक्ट्रॉन मूव। सो वो उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने क्या बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो जिस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट कर रहा है वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, NH/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब कि क्या होगा कि अगर किसी एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं भी, तो वो हर उस इनफाइनाइट ऑर्बिट पे एक्साइटेशन नहीं कर सकता, वो सिर्फ उन इनफाइनाइट ऑर्बिट पे एक्साइटेशन करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π का इंटीग्रल होगा। और n की वैल्यू क्या होगी इसमें, 1 2 3 4, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगी, कोई नेगेटिव वैल्यू n की इसमें नहीं हो सकती। फिर उन्होंने नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बताया कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे, अपने ही ऑर्बिट पे फिक्स्ड है, तो उसकी एनर्जी भी फिक्स रहेगी। वो तब तक एनर्जी को एब्जॉर्ब और रेडिएट नहीं कर सकता जब तक कि उसका एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन नहीं कराया हो। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर बोर एटॉमिक मॉडल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर exam point of view. So now there are some questions which are important from your NTSC and CBSE point of view. So I would like to all you to suggest that ki you should have to learn at least 1 to 30 elements from the periodic table. It is very good if you can learn the whole periodic table, but right now I can suggest that if it is difficult for you to learn periodic table, I will give you a short notations that how to learn them. But 1 to 30 तक के elements आपको याद हो with their atomic number and atomic masses is very good, because sometime I think CBSE is not going to give you the number of electrons or atomic mass sometimes, but in NTSC exam I can assure that कि atomic number and atomic masses are given if it is mandatory or necessary in your exam. But I would not suggest कि आप इस चीज़ पे rely करें कि भाई पेपर में atomic mass और atomic number given होगा, तो there is no need to learn them, there is need. तो 1 to 30 तक elements are enough. So let's get started with these questions. So the first question is सल्फेट आयन। तो अगर इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो अगर मैं प्रोटॉन्स कैलकुलेट करूँ सल्फेट आयन में, यहाँ पे मैंने आपकी सॉरी कन्वीनियंस के लिए इनके एटॉमिक नंबर और मासेस लिख दिए हैं, बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि यू शुड लर्न। सो सल्फेट में देखो प्रोटॉन्स कितने हैं, सल्फर में 16 प्लस ऑक्सीजन में कितने हैं 8 × 4, तो सम कितना हो गया, इट्स 48। ऐसे ही अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 16 + 8 × 4, बट यहाँ पे सल्फेट पे चार्ज कितना है, -2 का चार्ज है। तो भाई जब सल्फेट पे -2 का चार्ज है, दैट मीन्स क्या होगा, इसमें +2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, दैट मीन्स 50 इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगर मैं न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करूँ तो भाई 32 में से अगर 16 गए, कितना बचते हैं, 16 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16 में से 8 गए 8,
8 इंटू 4, और कोई तो चार्ज स्पीशीज़ है नहीं, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 48। सिमिलरली इसका आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। इट इज़ सिमिलर लाइक दिस, कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बता देती हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, आपको ये खुद कैलकुलेट करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 50, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 47 एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं 48। अगर आपको कोई भी इशू है कैलकुलेशन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल सेम इसी के जैसे है। अब अगर मैं अमोनियम आयन के बारे में बात करूँ, इसका नेम क्या है अमोनियम आयन। तो देखो नाइट्रोजन पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 7 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन पे कितने होते हैं 1, ठीक है, तो कितने हो गए 11 प्रोटॉन्स ओवर दी अमोनियम आयन। अब अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूँ तो वो भी कितने होने चाहिए 7 प्लस 4 इंटू 1, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो -1, कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14 माइनस 7 इज 7, ओके। एंड हाइड्रोजन का आपको पता ही है भाई कि अमोनियम में हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। क्यों, हाइड्रोजन स्पीशीज़ कैसी होती है 1H1, मतलब कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है एंड 1 ही प्रोटॉन है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1H1। तो इसमें नंबर ऑफ N कितने हैं 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बच्चे ना क्या करेंगे इसमें हाइड्रोजन का भी 1 लिखाएंगे, और हाइड्रोजन में तो भाई कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। एंड Fe एटम वी नो दैट भाई आयरन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 26, प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं 26 एंड न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं 56 माइनस 26 इज इक्वल्स टू 30। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इंपॉर्टेंट इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम इस चैप्टर में थ्योरी है, तो बोर्स मॉडल के पॉस्टुलेट पूछा जा सकते हैं कि भाई एंगुलर मोमेंटम किसका इंटीग्रल मल्टीपल था। मैं इससे एक वीडियो आपकी बनाने वाली हूँ क्वेश्चनरीज की, सो जस्ट स्टे ट्यून। और रुदरफोर्ड मॉडल में पूछा जा सकता है कि भाई उन्होंने क्या यूज़ किया था, उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल यूज़ करी थी अपने प्रैक्टिकल में। और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई वो थिन गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी थी, सो इट इज़ अराउंड 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, और नैनोमीटर्स में भी थिकनेस ली जा सकती है। स्लिट्स क्यों लगाई गई थी, ताकि जो सोर्स ऑफ रे रहे कैसी रहे, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।